ये तो आज के यंगस्टर्स का मिथ है कि 7 स्टार ऑफिस होना चाहिए, कि 7 स्टार ऑफिस में ही काम कर सकते हो तुम। तो एक काम करो भाई, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो और 7 स्टार होटल में जाकर रिसेप्शन पे बैठो। आप गोबर के उपले बेच दो, पैसा मल्टीप्लाई होना चाहिए, बात खत्म। उनको दम चाहिए सामने वाले में, अगर सामने वाले में दम है ना, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कर क्या रहे हो। मतलब इतने फुद्दू स्टार्टअप्स को पैसा मिल रखा है और अच्छा खासा पैसा मिल रखा है कि आय का एक इशू है, आपको विजन इम्पेयरमेंट का इशू है, एंड स्टिल आपने इतना सब कुछ किया है इस ब्रांड। उनको यार मतलब स्टार्टअप की जर्नी में ना बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। और जब तक तुम धोखों से सीखोगे नहीं तुम, तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये डायलॉग हम लोग बचपन से सुनते हैं। पर आज के इस पॉडकास्ट पे हम ऐसी सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं, एक ऐसे शख्स की जिसने इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद वो अपनी कंपनी को ऐसे मुकाम पे पहुंचा चुके हैं जो आज मंथली 6 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू कर रही है। सुनने में बहुत शॉकिंग लगता है, नहीं? मुझे भी लगा था जब मैं उनसे बात कर रहा था। सो आइए आज इस पॉडकास्ट पे मिस्टर अक्षित से बात करते हैं, जो द नेचुरल वॉश के को फाउंडर हैं। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी कंपनी बिल्डअप करना चाहते हैं फ्रॉम ग्राउंड अप। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लास्ट तक जरूर देखें। एक्चुअली जब आदमी गंजा जो चीज़ खोता है ना, उसको बहुत मिस करता है, तो फिर और कोई ना खोए इसके लिए उसके पीछे भागता है। इसीलिए जो है ना, ये लोग पहले खोते हैं, फिर याद आता है अरे यार मेरे बाल तोड़ गए, अब औरों के ना उड़े बस, इसलिए फिर आदमी उन पर ध्यान देता है। अच्छा एक बात बताओ यार, जैसे शुरू करते हैं। मैं आपके प्रोडक्ट्स देख रहा था, जैसे ये आपने हेयर कंडीशनर है एंड फेस वॉश है, या बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आपके ब्रांड में बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो ये बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं। सो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसा मार्केट जो बहुत कम्पिटिटिव है, ये स्पेशली और ई कॉमर्स पे आप बेच रहे हो, तो ये मार्केट इतना कम्पिटिटिव होने के बाद भी आपने क्रैक किया है, तो इसके पीछे का क्या कोई स्ट्रैटेजी कोई रही होगी? यार स्ट्रैटेजी कोई नहीं थी, मैं आपको ना पूरा एक अपना सिनेरियो बताता हूँ। सो जब हमने कॉलेज से निकले तो हम लोगों ने ये ब्रांड शुरू किया था। तो उस टाइम पे मुझे भी कुछ बिजनेस करना था, कुछ लाइफ में कुछ था कि कुछ करना है। फादर का बिजनेस तो है ही, बट पापा कहते हैं कि तुझे मेरा करना है भाई, मेरे साथ आ जा, अपना ट्राई करना है, अपना ट्राई कर ले। मेरे को ये था कि अपना ट्राई करूँगा ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी मार्केट की। तो शिवांगी उस टाइम, नाउ माई वाइफ, दैट टाइम माई गर्लफ्रेंड, तो उस टाइम उसको था कि यार मुझे कुछ ब्यूटी में करना है। तो मैंने और उसने सोचा कि चल यार लेट्स जॉइन हैंड्स एंड कुछ मिलके करते हैं। तो हम लोगों ने 1 साल रिसर्च किया था ब्रांड में, 21 की एज में शुरू किया था काम करना। 1 साल सिर्फ रिसर्च किया, मार्केट सर्वे किया कि क्या हम बेस्ट निकाल सकते हैं, क्या दुनिया में और अच्छा दे सकते हैं। और जब हम 22 साल के थे तब हमने इस ब्रांड को लॉन्च किया था। आज ब्रांड को लॉन्च हुए सिर्फ 3.5 साल हुए हैं और मार्केट में आई गेस थोड़ी प्रेजेंस अच्छी है, इसलिए आज मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अलग हमने कुछ नहीं करा था, अलग हमने सिर्फ इतना किया था कि हमने कस्टमर नीड और कस्टमर प्रॉब्लम पे फोकस किया था। तो यार आप कह रहे हो मेरी ऑयली स्किन है, ठीक है, आपने बोला अक्षित मेरी ऑयली स्किन है, मैं कौन सा फेस वॉश लगाऊँ? बचपन से क्या सुनते आ रहे हो कि ऑयली फेस पे घर वाले कहते हैं मुल्तानी मिट्टी लगाओ अच्छा रहेगा, राइट, ठंडक मिलेगी, ऑयल स्किन से ऑयल निकलेगा, घर वाले कहते थे। हमने सोचा कि यार मार्केट रेस में मत भागो, हम लोग कुछ अलग करेंगे, जिस प्रोडक्ट पे जो इंग्रेडिएंट सूट करता हो ना उस इंग्रेडिएंट पे फोकस करेंगे। तो हम लोगों ने इंडिया का पहला मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश निकाला है। ओके। अभी एक बहुत बड़े ब्रांड जिसकी सेल आई गेस मतलब ये वाला, तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसकी सेल आई गेस 100 करोड़ से ऊपर की है मंथली, उसने हमारा प्रोडक्ट कॉपी किया है। क्योंकि हम लोगों ने यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है कि भैया फेस वॉश के अंदर मिट्टी है, तो तुम्हारे को जो एक्चुअल में प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए तुम्हारे चेहरे को, हम वो भी दे रहे हैं और साथ में जनरल रिंस भी दे रहे हैं। भाई रिंस तो करना ही होता है आदमी को अपने चेहरे को, फेस वॉश तो यूज़ करते ही आदमी हो। तो हमारे पास जो हमारा फोर्टे है ना वो ये है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए एक प्रोडक्ट है, हर एक स्किन टाइप का एक प्रोडक्ट है, हर एक कंसर्न के लिए एक प्रोडक्ट है, और हर एक प्रोडक्ट जो है वो अलग इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जो वो इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो उस प्रोडक्ट को अच्छा निखार के बाहर लेके आए। तो बिफोर हम लोग इसकी डिटेल्स में घुसे कि आपका ब्रांड और क्या क्या करता है ना आपने कैसे अपना ब्रांड को बिल्ड किया है, उससे पहले जस्ट एक ऑडियंस को अपने ओवरऑल वेंचर के बारे में बताओ कि इसके अलावा आपके कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें आप डील करते हो।
सो बेसिकली हम 6 कैटेगरीज में डील करते हैं। तो स्किन केयर, हेयर केयर, लिप केयर, बॉडी केयर, बेबी केयर, पूरी बेबी की एक रेंज है हमारे पास। और 6 हमारा कैटेगरी जो हमारा न्यूली लॉन्च्ड है, जिसपे हमारा बहुत अच्छा है कि मार्केट को हमारे को और बूम करने में और एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा, वो है हमारा कॉस्मेटिक रेंज। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने लिपस्टिक्स, काजल, आईलाइनर लॉन्च किया था, और आज ही हमारा लॉन्च था उसका प्राइमर, स्ट्रोक क्रीम और मेकअप सेटिंग स्प्रे का। और आई गेस 50 मोर प्रोडक्ट्स अभी आने हैं कॉस्मेटिक रेंज में हमारे पास। ओके अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप लोगों ने स्टार्टअप कॉलेज से जस्ट बाहर निकलते ही किया, आपको कोई डिग्री नहीं है, आपके पास MBA की डिग्री नहीं है और कोई एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस भी नहीं है प्रायर टू ओपनिंग द नेचुरल वॉश, ठीक है। सो उस केस में कोई नया बंदा जो एक नया स्टार्टअप खोलने की कोशिश कर रहा है, तो व्हाट आर दो स्टेप्स? अब क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो चुके हो ना, एक्सपीरियंस है ना, मैं कह सकता हूँ राइट। तो उस केस में कैसे एक आइडिएशन फेज से इम्प्लीमेंटेशन फेज से एंड सक्सेस तक, ये जो रोड मैप हम लोग डिफाइन करते हैं, वो एक नया बंदा कैसे कर सकता है? यार देखो, बहुत मतलब स्टार्टअप जो है ना, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल पता है कहाँ आती है? लोगों के दिमाग में। लोग ना बहुत ख्याली पुलाव बना लेते हैं। आज एक बंदा सोचता है मैं ये करूँगा, ABC काम मुझे कुछ करना है, रातों रात सुबह तक उसके मन में एक सपना बुन चुका है कि वो उस ABC काम को करके खरबपति बन चुका है। ठीक है, वहाँ आदमी फंसता है। तुम इतना दिमाग को लोड ही मत दो ना यार। मेरे हिसाब से स्टार्टअप मेरा और शिवांगी का जो टाइप था TNW को बनाने में, हमारा सक्सेसफुल पता है क्यों हुआ है? हमने सिर्फ आज पे, लोग कहते हैं कि बिजनेस कल पे फोकस करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। हमारा फोकस था कि हमें 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, कर दिए। ये हमारा फोकस, 10 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसमें से इतनी की सेल लाएंगे, इतना पैसा बचेगा, फिर वो कहीं और लगाएंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर उसको और पैसा बचेगा, फिर कहीं और लगाएंगे। वो इतना दिमाग लगा लेंगे तो हम तो इसी में लगे रहेंगे। हमारा फोकस रहता था कि 10 प्रोडक्ट लॉन्च करो, इनको प्रमोट करो, देखो क्या रहता है। तो स्टार्टअप जो है ना, हिट एंड ट्रायल पे चलता है। अगर आप उसको हिट एंड ट्रायल फेज की तरह रखोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आप डिमोटिवेट नहीं होगे। और अगर आप पूरा प्लान आउट कर लोगे ना ख्याली पुलाव, तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि अगर एक भी स्टेप गड़बड़ा गया तो फिर गेम ओवर। आप सोचोगे यार ये तो पूरी प्लानिंग खराब हो गई मेरी। बट उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो जहाँ तक मैंने अपने सर्कल में एनालाइज किया है, जो सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आते हैं लोग, उनके पेरेंट्स यूजुअली उनको बोलते हैं कि जॉब करो, जॉब सिक्योर्ड है, बिजनेस में हाई रिस्क है, इन्वेस्टमेंट भी डालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, अनस्टेबल लाइन है। बिल्कुल ठीक है, मैंने काफ़ी सुना है, एक्सेप्शंस आर देयर, है ना? अच्छा एक बात बताओ, मतलब बहुत बेसिक सा सवाल है। आपको लगता है आपकी जॉब सिक्योर्ड है? नहीं है। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, पेरेंट्स जो जैसे गवर्नमेंट नौकरी करते आए हैं, जिनके पेरेंट्स, तो गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दो यार, उसमें तो आदमी कुछ भी नहीं करता, खाली बैठा रहता है, तब भी जॉब सिक्योर्ड है। मतलब मैं गवर्नमेंट की नौकरी करते बताता हूँ, आज ही हुआ है। हमारे ऑफिस में AC लगे हुए हैं, स्प्लिट AC लगे हुए हैं। तो स्प्लिट AC का जो डेक होता है वो पीछे, बिल्डिंग के पीछे की साइड है। सर पीछे की साइड से 2nd फ्लोर की हाइट से रात को 4 चोर आए, उतनी बड़ी सीढ़ी लेके 2nd फ्लोर तक चढ़ गए पीछे से, वो प्लेन दीवार पे, और डेक निकाल के ले गए। पुलिस वाले को बोला, कंप्लेन करे कि भैया आओ एक बार FIR दर्ज कर दो। पुलिस वाला पता क्या कह रहा है? सर ये तो होता ही रहता है, होता ही है। मैं कहा ये होता है, तेरा काम है भाई, तू इनको पकड़। सर ये तो चेक वो है, स्मैकी है, चरस गांजा वाले हैं, इनको कहाँ पकड़ूं मैं, कितनों को पकड़ूं, क्या करूँ पकड़ के? आप अपना ध्यान खुद दो। मैं कहा मैं ध्यान दूँ? तू पुलिस वाला है तो मैं अपना ध्यान दूंगा तो तू क्या करेगा भाई? तो इसलिए सर गवर्नमेंट जॉब में जो है ना, सिस्टम ही अलग है। आप गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दो। 150 करोड़ की आबादी में से मेरे हिसाब से अगर कितने 1 करोड़ लोग होंगे गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम, मतलब लेबर क्लास से टॉप क्लास तक मिला लो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ हमें बात। लेकिन वो तो पूरी पॉपुलेशन को तो कवर नहीं कर रहे हैं ना, वो तो 1% भी नहीं हुए। इस केस में आप ये समझो कि एक जो बंदा है मिडिल क्लास फैमिली का है, वो भी सपने देख रहा है आज की डेट में स्टार्टअप करने के, अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। पर दिक्कत कहाँ आती है? जैसे आपने बोला हिट एंड ट्राई करना पड़ता है, उसके लिए ना बहुत जिगरा चाहिए। देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो अपने पेरेंट्स को वो कैसे कन्विंस करेगा कि, मतलब कोई ना कोई प्लान वो अपने पेरेंट्स को प्रेजेंट करेगा ना कि मेरे पास ये प्लान है, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, उसके बाद पॉसिबल है कि हाँ मेरे को सक्सेस मिल जाएगा। एक बात बताओ यार, आपका नेचर अलग है,
मेरा नेचर अलग है, और आपको जितने को भी जानते हो सबका नेचर अलग है, ऐसी सबकी लाइफ अलग है। अगर सबके प्लान्स, सबकी लाइफ, सबके सिस्टम्स अगर एक्यूरेटली चलते रहेंगे तो दुनिया बंद हो जाएगी अगले दिन ही। सही बात है। ठीक है, तो बहुत बहुत बेसिक सी बात है यार, बहुत बेसिक सी बात है। अगर सब लोग बिजनेस करेंगे तो नौकरी कौन करेगा, सब नौकरी करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा। ठीक है, सबके पास अगर पैसा और रिसोर्सेज होंगे तो फिर डेवलपमेंट्स कहाँ से आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी। सबके पास पैसा होगा तो कोई काम ही क्यों करेगा भाई, काम शुरू करने के लिए तो पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी का स्ट्रगल स्टेज अलग होता है, और हर किसी की एक जर्नी बिल्कुल अलग होती है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि यही करो तभी ठीक हो गया, या फिर ऐसे चलोगे तो ही तुम काम कर पाओगे। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता इसके अंदर। बट हाँ, एक बात है सर कि अब लोगों का माइंडसेट है कि भाई जॉब करो सिक्योर रहेगी, कुछ भी सिक्योर नहीं है। जितना बिजनेस में रिस्क है ना, उतना ही जॉब में रिस्क है। कल रात को बॉस का लेटर आ गया, भैया यू आर टर्मिनेटेड, अगले दिन जॉबलेस हो, हाँ, क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जॉब में रिस्क नहीं होता। मतलब मैं नहीं मानता कि किसी चीज़ में रिस्क, किसी भी चीज़ में नहीं, रिस्क हर चीज़ में है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हर चीज़ में है। जॉब में अच्छा काम करोगे बहुत जल्दी ग्रो करोगे, अपने हिसाब से काम करोगे बिल्कुल ग्रो नहीं होगे। सेम बिजनेस में जितनी मेहनत करोगे बिजनेस ग्रो होगा, नहीं मेहनत करोगे बिजनेस बंद हो जाएगा। बट एक चीज़ बताओ मुझे, अगर कोई बंदा स्टार्टअप करना चाह रहा है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप ऐसे समझाओ, कोई यूज़र या जो हमारा ऑडियंस देख रही है, उनमें से कोई ऐसा होगा जो अपना स्टार्टअप का आइडिया लेके बैठा होगा। बिल्कुल, ठीक है, अब उसको आप गाइड करो कि कैसे वो आइडिया से इम्प्लीमेंटेशन फेज से लेकर आगे का प्लान आउट कर सकता है। देखो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखो, जो आइडिया है, लोग सोचते हैं कि मेरा आइडिया मैं अपने पास रखूँ। आपको बता दिया चोरी हो जाएगा, मेरे को बता दिया चोरी हो जाए, किसी और को बता दिया चोरी ना हो जाए। चोरी कुछ नहीं हो सकता। मैं 10 आइडिया आपके टॉक शो में बोल भी दूंगा ना, इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन एक की होती है जो उसी को पता होती है जिस बंदे ने आइडिया सोचा है। ठीक है, तो सब वो एक सिंपल सी बात है, ताला है, तो ताला बनाने वाले को पता है कि इसमें लूप होल कहाँ है जहाँ से मैं इसको खोल के अनलॉक कर सकता हूँ। हर बंदा आके इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आइडिया का क्या है कि तुम पहले अपना आइडिया एक्सप्रेस करो, लोगों से पूछो, 100 लोगों को बताओ कि भाई ये आइडिया है, उसकी नीड है कि नहीं, आइडिया की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर तुम्हें मार्केट रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो उसके बाद 10 लोगों से पूछो कि क्या लगता है अगर ये आइडिया मेरा है और मैं इसको प्रेजेंट करूँगा तो किस वे में उसको और आगे हम अच्छा उतार पाएंगे। जैसे कि हम मेरे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। ठीक है, मैं अभी 3 कंपनीज़ में को फाउंडर हूँ। मैं TNW के अंदर एक को फाउंडर हूँ जिसमें 2 ब्रांड्स आते हैं, द नेचुरल वॉश और चेरी एंड कोको। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक चाचा कंपनीज के अंदर को फाउंडर हूँ जिसमें हम ऑर्गेनिक आइटम्स बनाते हैं, और मैं एक और थर्ड टेक कंपनी में को फाउंडर हूँ, बट उसका मैं भी रिवील नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं आपको मैं ऑर्गेनिक चाचा एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त आया, कहता है यार ऑर्गेनिक आइटम्स हैं, मार्केट में चल रही है, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, कैसे करूँ मैं इसको कैसे बेटर करूँ, मैं कैसे बनाऊँ, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसने 100 लोगों से सबने बोला कर। फिर उसने 10 लोगों से एक सवाल पूछा कि पहले क्या करूँ। मेरे को अपनी ऑर्गेनिक चाचा का हम एक ऐप है जिसके अंदर ऑर्गेनिक यूनिवर्स बना रहे हैं जिसमें 4 आइटम है। उसने बोला कि यार मैं ई-कॉमर्स खोल रहा हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया। उसने फिर बोला कि भाई मैं फार्म्स खोल रहा हूँ जिसमें बंदा अपना खुद का फार्म रेंट आउट करेगा, यू डोंट हैव टू बाय द फार्म। आपने एक कॉलम ले लिया कि यार इस कॉलम की सब्जियां मैं रेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक उसने बोला कि हम विजिट एंड स्टेज खोल रहे हैं कि नेचुरल नेचर के बीच में कैसे हम रह सकता है आदमी, उसके लिए। एंड 3-4 मोर आइडियाज। तो उसने बोला कि पहले तो मैंने 10 लोगों में से 9 लोगों ने बोला कि पहले ई-कॉमर्स खोलो, लोगों को तुम्हारी ऐप डाउनलोड होने दो, उनको तुम्हारा नाम पहुंचने दो, फिर वो धीरे धीरे तुम्हारा विजिट एंड स्टेज और फैमिली फार्म्स के सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाएंगे। तो हमेशा ना हर एक स्टार्टअप का स्टेप होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्लस लोगों से डिस्कस करके आइडेंटिफाई करो कि किस स्टेप को पहले शुरू करना है। लोग सोचते हैं कि सब कुछ एक साथ शुरू कर दूंगा, नहीं हो सकता। तो इसके अंदर 2 तरीके के स्टार्टअप्स हो जाते हैं। एक हो जाता है कि बूटस्ट्रैप किया है, एक हो जाता है आपका कि फंडेड स्टार्टअप है, सीड राउंड क्लियर किया, अपना पूरा तैयारी से गए और फंडिंग उठा ली। तो दोनों में क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं? यार देखो, दोनों में मतलब डिसएडवांटेज तो दोनों में ही बहुत सारे हैं और एडवांटेजेस तो दोनों में एक ही है। बट फंडेड वाले में ये कि जल्दी ग्रो करोगे पर तुम्हारी पावर नहीं है, नॉन फंडेड वाले में ये कि स्लो ग्रो करोगे लेकिन पावर तुम्हारे पास रहेगी। ठीक है, दोनों का एडवांटेज तो ये है। डिसएडवांटेजेस दोनों को बताता हूँ मैं आपको।
भैया फंड उठाना बिल्कुल आसान नहीं है, फंड रेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब हम लोगों ने भी ट्राई किया था फंड रेस करने का, उन लोगों ने 6 महीने मेरी लेनी देनी कर ली थी। मेरे को ये था कि यार तुमने मेरी मतलब जो ना बाल की खाल उतार दी। मेरे को ये था कि यार तुमने तुम्हारे को मेरे पैदा होने से लेके मेरे आने वाले 100 साल का सब कुछ पता चल चुका है। एक काम करो, बेटी भी ब्याह दो मेरे से तुम, ठीक है। मतलब इतना तुम्हारे को मेरे बारे में पता चल चुका है। वो होता है ना कि शादी करते हुए इन्वेस्टिगेशन नहीं करता आदमी, लड़की की शादी करते हुए कि भैया लड़का कैसा है, क्या करता है, अच्छा परिवार का नहीं है, किस नेचर में कैसा। मैं कह रहा हूँ सब तुमने जान लिया मेरे बारे में, तुम्हें करना क्या है। तो फंड रेस करना बहुत अपने आप में एक टफ पार्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग फंड रेस करने के मिडिल ऑफ द पीरियड में, मतलब जो ड्यूरेशन टाइम होता है ना, उसी में बैकआउट कर जाते हैं, आपको पता है। एक्चुअली मैं इसी के बारे में, जैसे हम लोग एक बार ये टॉपिक खत्म करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और उसके बाद मैं घूम के फंड रेजिंग पे ही आऊँगा। डिसएडवांटेज तो यार देखो ये है कि फंड रेजिंग आसान काम नहीं है। तुम लोग साल 2 साल 4 साल लगाओगे फंड रेजिंग करने में। मैं तो कहूँगा इतने में अपना कंपनी शुरू करो और ग्रो करना शुरू कर दो। किसी बंदे को तुम्हारी कंपनी में दम लगाना, वो सामने से आ जाएगा कि भैया मेरे को तेरे में पैसा डालना है, ठीक है। तुम कह रहे हो कि बिल्कुल पैसा नहीं है। ये TNW जो शुरू हुआ है ना, 2 लाख रुपए से शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख तो होंगे किसी बंदे का, कोई बंदा आइडिया ढूंढ रहा है, 2 लाख नहीं है तो किसी से ले भी सकता है आदमी। जब मैं और मेरी वाइफ 2 लाख रुपए से शुरू करके एक कंपनी की 5-6 करोड़ की महीने की सेल कर सकते हैं, तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि पैसा ना होना एक एक्सक्यूज है कि पैसा नहीं है भाई कैसे काम करो। ये मेरे हिसाब से एक्सक्यूज है ये, ठीक है। तो पैसा वाला कोई रीजन नहीं है। तुम टाइम बहुत लगाते हो, इससे अच्छा काम शुरू करो, प्रोडक्ट में इतना दम रखो कि सामने से आके आदमी खुद बोले कि भैया मेरे को तेरे में इन्वेस्ट करना है। तो ये जो फंडिंग की कहानी है, तो ये फंड रेजिंग का पहला स्टेप क्या होता है? बिकॉज अब आप फंड रेज कर चुके हो, है ना? नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मेरे को, इससे पहले कि हम लोगों ने फंडिंग उठाई थी अभी। नहीं, मैंने कहा था कि हम लोग फंडिंग उठाने गए थे। ओके। तो प्रोसेस क्या होता है? सब कुछ हो गया। मतलब टर्म शीट साइन होती है कि तुम्हारा ये वैल्यूएशन है, इतना पैसा देंगे। ड्यू डिलिजेंस होती है, ठीक है। उसके बाद और तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस मतलब समझ लो नार्कोटिक्स हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो मतलब पूरा ऐसे ही होता है कि भाई बता कहाँ से आया ये पैसा, बता ये कहाँ गया पैसा, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस / नार्कोटिक्स हो गया तुम्हारा। तो उसके बाद तुम्हारा वो एग्रीमेंट होता है, इसमें कि वो इन्वेस्टर लिखता है कि भैया तुम हमारे गुलाम हो, तो तुम्हें बस साइन करना है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मुझे बस पैसा दे दो। उसके बाद पैसा तुम्हारे बैंक में आ जाता है। अच्छा, फिर बस गुलामी करो। एक बात बताइए, शार्क टैंक पे मैं आजकल जो इतना चल रहा है, आते हैं लोग बोलते हैं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए और इसके बदले मैं इतना इक्विटी दूंगा। ये फटाफट से सामने से कैलकुलेशन कर लेते हैं कुछ ना कुछ। आई डोंट नो, मेरे को सर फटाफट नहीं होता। एक एपिसोड 1 घंटे के लिए शूट होता है, उसमें से 10 मिनट की क्लिपिंग आपको दिखाई जाती है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन मैं उसके मैथ के पीछे जाना चाह रहा हूँ कि कोई इन्वेस्टर जब एक स्टार्टअप को इवैल्यूएट करता है, बेस्ड ऑन व्हाट पैरामीटर्स, एंड उसका इवैल्यूएशन करने का माइंडसेट क्या होता है कि मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है? पैरामीटर कुछ नहीं है यार। अच्छा, इन्वेस्टर पैसा लगाता है इंसान पे, पैरामीटर घंटा कुछ नहीं है। अच्छा, कहने को है कि ये स्टार्टअप होना चाहिए, आइडिया अच्छा होना चाहिए, दम होना चाहिए। इन्वेस्टर को चाहिए कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी तरीके से। आप गोबर के उपले बेच दो, पैसा मल्टीप्लाई होना चाहिए, बात खत्म। उनको दम चाहिए सामने वाले में। अगर सामने वाले में दम है ना, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कर क्या रहे हो। मतलब इतने फुद्दू स्टार्टअप्स को पैसा मिल रखा है और अच्छा खासा पैसा मिल रखा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि ये बंदा जो कंपनी चला रहे मेरा पैसा डबल कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट में कहते हैं कि आइडिया तगड़ा होना चाहिए, बहुत यूनिक होना चाहिए, बहुत अमेजिंग सा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टर सिर्फ पैसे की भाषा समझता है। पैसा ले, इसको बढ़ा और वापसी दे, बस। जिस बंदे में उनको दम लग गया ना कि भैया पैसा लेकर बढ़ा के वापसी दे देगा, वो बंदा फंड रेस कर लेगा। पहला तो क्राइटेरिया होता है ये कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे में, तुम्हारे को खुद को दम होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे बिजनेस में दम है, मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। जब तुम्हारे में दम है ना, तो इन्वेस्टर मान लो 99% तो ऐसे ही मान चुका है। फिर 1% काम करता है तुम्हारा आइडिया क्या है। समझा यार, आइडिया मैटर नहीं करता, मैटर एग्जीक्यूट किसको करना है? हमें तो करना है, वो तो हमें करना है, वो तो सिर्फ पैसा पैसा दे रहा है। तो एग्जीक्यूशन वाले पे दम है तो पैसा पक्का है। एग्जीक्यूशन वाले पे अगर दम नहीं है तो आइडिया कैसा भी हो, पैसा रेज नहीं होगा जी। अच्छा, चलो थोड़ा सा ना डिविएट करते हैं इस टॉपिक से हल्का सा। आपने TNW खड़ा किया, आपके इस टाइम पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं?
80+। एम्प्लॉयज़ हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बूटस्ट्रैप से आपने शुरू किया, बूटस्ट्रैप किया इसको, उस तक से लेकर 80 एम्प्लॉयज़ आप लोगों ने किए हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा भी होता होगा कि खुद से पैसा लगा रहे हैं तो कहीं कहाँ स्पेंड करें, कहाँ स्पेंड ना करें। भैया मैं ही मनी मैनेजमेंट, मैं ही ऑर्डर पैक करता था, मैं ही माल जो है वो मार्केट से उठा के मैं और मेरी वाइफ जाके लेके आते थे। हम ही कस्टमर का एड्रेस अपने हाथों से स्लिप पे लिखते थे, हम ही ऑर्डर लेते थे फ़ोन पे और मैसेजेस पे, हम ही सोशल मीडिया संभाल रहे थे। तो वही था ना, मेरा कोर्ट, मैं ही जज, मैं ही लॉयर, सब कुछ मैं ही था भाई। हम लोग म्यूजिक के भाषा में इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो सब कुछ खुद ही इंडिपेंडेंट करता है। आर्ट, देखो आर्टिस्ट एक आर्ट हो गई ये भी आर्ट है यार, ये देखो फ़र्क है। आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आपने गाना गाना है आपके ब्याह में, मैं तो गाना नहीं गाऊंगा ना। लेकिन बिजनेस एक अलग चीज़ हो गई। मेरे ब्याह पे परचेजिंग मेरा परचेज वाला कर सकता है, मेरे ब्याह पे मेरी वेबसाइट वाला जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, मेरे ब्याह पे मेरी सोशल मीडिया टीम जो है सोशल पेजेस पे अपलोड्स एंड एक्टिविटीज़ कर सकती है। आप आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट में आपके ब्याह पे कोई और तो गाना गाएगा नहीं। इसमें और भी एस्पेक्ट्स होते हैं। खैर जैसे म्यूज़िक में हम लोग कंपोज किसी और से करवा सकते हैं, गाना लिखवा किसी और से सकते हैं, लेकिन करना मुझे ही है। लेकिन फिर भी मैं इंडी आर्टिस्ट ही कहलाऊंगा। ऐसा है, मतलब ठीक है। देखो हर एक फील्ड का ना अपना अपना होता है वो। लेकिन हाँ, हम लोग 2 लोग थे तो उस टाइम तो था, मतलब एक पैसे की मारामारी थी। अच्छा, मारामारी क्या थी यार, मैं पापा से मांगता रहा, पापा कभी मना नहीं करते, तुरंत पैसा दे देते। अच्छा, लेकिन प्लान ये था कि जो करेंगे खुद से करेंगे। वो जो जील थी ना कि खुद से करेंगे जो करेंगे, उस जील के चक्कर में जो है ना आज मैं यहाँ पे हूँ। वरना क्या था, पापा से पैसे लेता, स्ट्रगल की वैल्यू समझ आती नहीं आती। बट कभी कभार ये नुकसान नहीं करता। मैं भी सामने से अपॉर्चुनिटी है कि हाँ कोई फंडिंग डाल सकता है या फंडिंग मिल भी सकती है, बट मैं सोच लूँ कि फंडिंग और घर से पैसा उठाने में बहुत फर्क है यार। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। जैसे मान लेते हैं मेरे दिमाग में ये चल रहा है, नहीं मैं खुद से ही करूँगा, मैं खुद से ही करूँगा, मेरे को किसी से पैसा नहीं चाहिए, फादर से छोड़ो, किसी बाहर वाले से भी नहीं चाहिए, फादर से भी नहीं चाहिए। उस माइंडसेट में कभी नुकसान नहीं होता? मैं बताता हूँ, आज ये जितने भी फंडेड कंपनीज हैं इन सबको साइड कर दो। उससे पहले मार्केट में जाते थे आप, शैम्पू साबुन खरीद रहे थे, हाँ, फंडेड कंपनीज थी। मैंने कभी सोचा नहीं उस बारे में कि मैं सनसिल्क ले रहा था, उसको फंडेड थी या नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं है ऑनेस्टली। लिमिटेड कंपनी है यूनिलीवर, बट फंडेड तो नहीं है ना। ठीक है, तो लिमिटेड कंपनी भी अपनी खुद की मेहनत से बनी है वो। आज आईटीसी है, तो फिर वो देखो, लिमिटेड कंपनी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन शुरू तो सबने लाइफ में शुरू तो छोटे से ही करा है ना। अरे वो छोड़ो, निरमा, वो है ना वॉशिंग पाउडर निरमा, यार बंदा रेडी पे बेचता था, वो ओनर बंदा रेडी पे अपने घर पे निरमा वो सर्फ बना के बेच रहा था। आज कितना बड़ा ब्रांड है वो, उसको देख के 1000 कंपनीज ने अपना सर्फ शुरू कर दिया। फंडेड थोड़ी है वो। फंडेड नॉन फंडेड का मैटर नहीं आता यार, मैटर आता है डिसीजन मेकिंग। कभी ना कभी तो आपको डिसीजन लेना होता है, क्या पता सामने से कोई बहुत ही देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो फंडिंग के बाद, फंडिंग और नॉन फंडेड में जो मतलब फंडेड और फैमिली फंडेड में डिफरेंस ये बताता हूँ मैं आपको। तो फैमिली फंडेड में तो क्या है भाई, घर का पैसा है, डूबेगा तो दर्द होगा। फंडेड में इन्वेस्टर का पैसा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है आदमी की, कि या तो आर या पार। अब फैमिली मनी में आर या पार के डिसीजन आदमी इजीली नहीं ले पाता। इन्वेस्टर की मनी में आदमी इजीली आर या पार के डिसीजन लेता है, और वो पार हो गया तो बंदा फिर बढ़ता चला जाता है। बेसिकली इमोशनल क्वेश्चन जुड़ जाता है साथ में फैमिली फंडेड में, बस कि डूब ना जाए गलती से, तो रिस्क लेने से घबराता है बंदा। रिस्क तो लेता ही है, लेकिन फिर भी वो एक सेकंड थॉट्स तो देखो आएंगे ना यार। ओके, सो थोड़ा सा ना अब आप अपना ये बताओ कि 80 पीपल की टीम जो आप संभाल रहे हो, उसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है मेनली आपका, एक्चुअली मैं जानना चाह रहा हूँ आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? देखो मैनेजमेंट की स्टाइल क्या है कि 6 डिपार्टमेंट शिवांगी के पास है, 6 डिपार्टमेंट मेरे पास है। ओके, हमारे को पता है क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है यार, क्वालिटी वर्क चाहिए। तुम कर रहे हो, हम बीच में नहीं आएंगे। तुम नहीं कर पा रहे, हम एक फुल स्टॉप तक देखेंगे। क्योंकि मार्केट में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो बनाया किसने पोस्ट, वो प्रोडक्ट किसने बनाया है, वो एडवर्टीजमेंट कौन चला रहा है। मार्केट में लोग क्या देखते हैं कि ब्रांड कर रहे हैं सब कुछ, और ब्रांड बनाया मेरे से और शिवांगी से, ठीक है, और कस्टमर्स के प्यार से। तो कस्टमर्स को जो यूनिफॉर्मिटी चाहिए वो तो जी देंगे, कस्टमर्स को एक्यूरेसी चाहिए वो तो जी हम देंगे, कस्टमर को सर्विस चाहिए वो तो जी हम देंगे।
उस पर कोई डाउट नहीं है। तुम कर लोगे, हम कुछ नहीं बोल रहे, तुम वो करो, हम और ग्रोथ पे दिमाग लगाएंगे। तुम नहीं कर पाओगे, हम उस चीज़ की जड़ तक जाएंगे। मेरा तो और शिवांगी का सिंपल सा फंडा है। थोड़ा टाइम फालतू लग जाएगा यार, क्या हो गया, 25 साल की तो है, टाइम है अभी तो। आपकी हायरार्की बनी होगी, जैसे आप और शिवांगी सब कुछ नहीं देख पाते होगे एट द टॉप, क्योंकि आपके पास मार्केटिंग का भी हायरार्की होना। मैनेजमेंट में पता क्या काम होता है, मैनेज करना। हम लोग कोई काम करते नहीं है, लेकिन जो उन्होंने करा है उसको स्टडी करते हैं कि उन्होंने ठीक करा है नहीं करा। जहाँ ओके है वो डन, जहाँ गलत है फिर वहाँ हम उसकी जड़ तक जाते हैं कि गलत क्यों है, इसको ठीक करो। देखो, काम करना और काम करवाना दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बहुत फंडा है बेसिकली, एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉयर काम करवाता है। ऐसा कुछ करते हैं जिससे एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ता है आपकी कंपनी में? सर, एम्प्लॉय रिटेंशन देखो एक चीज़ से बढ़ता है, हमेशा याद रखना। आज के टाइम पे जब से एमएनसी कंपनी का कल्चर दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर में बढ़ रहा है ना, तब से तो लोगों को हो गया कि 5 स्टार ऑफिस, 7 स्टार ऑफिस चाहिए। पहले तो नहीं होते थे ना, तब भी क्या पहले काम नहीं होता था, होता ही था। तो एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ता है जब एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा सीख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पावर आ गई थोड़ी सी चीज़ों को करने की, एम्प्लॉय अपना रुकता है। ये तो आज के यंगस्टर्स का मिथ है कि 7 स्टार ऑफिस होना चाहिए, कि 7 स्टार ऑफिस में ही काम कर सकते हो तुम। तो एक काम करो भाई, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो और 7 स्टार होटल में जाकर रिसेप्शन पे बैठ जाओ। उसको ऑफिस देखो वहाँ पे ये है, उसका ऑफिस देखो वहाँ पे वो है, मतलब ऑफिस है। आप अभी जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं उनको एक्चुअली आप ही बताओ, बिकॉज आपने इतने साल लगा के ये ब्रांड जो बिल्ड किया है, बट काफ़ी सारे हिकअप्स भी आपने फेस किए हैं, है ना? बिल्कुल जी, है ना? तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, आप इतनी देर से सुन रहे हो इनको, आपकी आय का एक इशू है, आपको विजन इम्पेयरमेंट का इशू है, एंड स्टिल आपने इतना सब कुछ किया है इस ब्रांड के लिए। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि ये स्टार्ट कब हुआ? यार बेसिकली मैं ना 18 साल का था और मैं उस टाइम पे ड्राइव भी करता था। आई वॉज जस्ट वन ऑफ द, मैं दिल्ली स्टेट वॉलीबॉल के लिए भी सेलेक्ट हुआ था। आई वॉज स्पोर्ट्समैन एट दैट टाइम, ठीक है। मेरे को ड्राइविंग का बहुत शौक था और मैं स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स खेलता था, ठीक है। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ स्पोर्ट्स खेलने में और ऐसे करके। तो मैंने डॉक्टर्स को चेकअप कराया, घर वालों ने जब हम सब ने मिलकर चेकअप वेकअप कराया, तो उनको था कि भाई इसको एक प्रॉब्लम हो गई है बेसिकली, और उस प्रॉब्लम के चक्कर में सूनर और लेटर धीरे धीरे करके विजन अपनी लूज़ कर देगा। तो उसमें उस टाइम वो लोग बोलते थे कि टाइम है, अभी टाइम लगेगा। हमने कहा चलो ठीक है, बट वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा नहीं। तो 21 साल तक उम्र में आते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई थी। उस टाइम पे मेरे को था कि यार जीना तो है ही, आगे भी बढ़ना है। और घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, घर वाले बहुत मोटिवेट करते हैं, पापा मम्मी दोनों, सिस्टर्स, मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, अब तो चलो वो दोनों नहीं रहे लास्ट 5 सालों में, लेकिन बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट करते थे। दादू कहते थे कि भाई हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया में, बस तोड़ तेरे को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जब दुनिया में ये लोग आसमान में लाखों टन का लोहे का वो जहाज आसमान में उड़ा सकते हैं ना, तो दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। बेसिक सी बात है जी, ठीक है। तो ठीक है, तो वो तोड़ बस ढूंढना पड़ेगा हर चीज़ का। तो बस मैंने ढूंढा कि मैं कैसे करूँ, मैं अपने माइंड में और कैसे प्ले करूँ। माइंड के अंदर मैंने इमेज प्रोजेक्शन शुरू कर दी कि आज के टाइम मेरी पूरी वेबसाइट मैंने बना रखी है, कि उन लोगों की पूरी वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की हुई है, बट कैसे करिए, मैंने पूरे माइंड में इमेज प्रोजेक्शन कर रखी है कि मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो बेसिकली जो आप फ़ोन पर देखते हो वो सेम इमेज मेरे माइंड में चल रही होती है मेरे लिए। अपने आप को और ट्रेन करा चीज़ों में कि और कैसे करना है। माइंड कैलकुलेटर बना रखा है मैंने, तो आप कैलकुलेट वैसे नॉर्मल करते हो तो बस सेम कैलकुलेशन माइंड में करते हो, जैसे पेंसिल पेन पे नहीं करते थे हम लोग, वो डिवाइड का वैसे, वो ऐसे बिल्कुल वो सारा विजुअल चलता है, वो सारा विजुअल चलता है दिमाग में। अपने आपको ट्रेन करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मैं कुछ नहीं करता बिना, कुछ नहीं कर पाता बिना फैमिली सपोर्ट के। तो फैमिली सपोर्ट के साथ ही मैं आज जो भी हूँ, मैं फैमिली सपोर्ट के चक्कर में हूँ। शिवांगी जब उससे मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं ओके था, तो उसको पता था कि यार शादी के बाद भी किसी को कुछ हो सकता है। तो इसलिए आज उसने मेरे से शादी करी, क्योंकि उसको पता है कि यार इसको पहले हो गया कोई बात नहीं, किसी को बाद भी कुछ हो सकता है। लेकिन पता है कि हाँ खुद, मतलब मैंने खुद से तो कुछ किया नहीं, जो है कुछ है नेचुरल है। तो उसने सपोर्ट भी किया, आज हमने शादी भी करी, आज बिजनेस भी साथ में कर रहे हैं। तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। एक मिथ है कि कोई बंदा बोले मैंने अकेला कुछ करा है, कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो डिसेबल है कि या नहीं है। इसमें इससे कभी बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं आया आपके?
आने नहीं देता यार, आना चाहे भी तो भी नहीं आने देता। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि फंड रेजिंग के टाइम पे एक प्रॉब्लम बिजनेस इम्पैक्ट नहीं था यार, वो छोटी सोच थी, तो दोनों में फर्क है यार। बताओ उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो लास्ट ईयर हम फंड रेजिंग कर रहे थे, लास्ट ईयर हम फंड रेजिंग के ऊपर प्लान आउट कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक कंपनी से बात की, उन्होंने हमारी कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यूएशन दी थी, वैल्यूएशन 100 करोड़ की दी थी। फंड रेज कर रहे थे, डिलीजेंस भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके हो गया, रिपोर्ट्स ओके हो गई, शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन होता है तो वो भी ऑलमोस्ट 99% डन था। पेमेंट आने से 6 दिन पहले उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया मेल करके कि यार हमारा जो मेन कंपनी का ओनर है उसको आपसे मिलना है, वो आपसे आज तक मिला नहीं है फेस टू फेस। मैं खुश, मैं कहा ठीक है, मिलना चाहता होगा पैसा देने से पहले एक आदमी। मैं ऑफिस में गया, वो बंदा बैठा, साले ने पता क्या बोला, अक्षित मुझे ना बातें घुमानी नहीं आती, हमारी कंपनी आपको फंड नहीं दे सकती। इतना बोला उसने, और मैं कमरे से बाहर था। मैं यहाँ से गुड़गांव गया 1.5 घंटा ट्रैवल करके, एक वन साइड, मैं 3 घंटे लगा रहा हूँ, साले उसने मेरे को 3 मिनट दिए। मैं 3 घंटे लगा रहा हूँ, उसने मुझे 3 मिनट दिए। मैं बाहर आया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रोक था, कि रीज़न नहीं बता था लेकिन ब्रोक बहुत था। अब उसके 5 महीने में और उसके लोगों से दोस्ती तो हो ही गई थी, देखो उसके कॉलीग से, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, तो पता लगाया तो बाद में पता चला कि उसको ये था कि यार इसको डिसेबिलिटी है, पैसा कैसे संभालेगा, इसलिए उन्होंने फंड कैंसिल कर दिया। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार डिसेबिलिटी पे, मतलब मैं 2 लाख रुपए लगा के आज महीने के 6 करोड़ की सेल कर रहा हूँ, तो मुझे फाइनेंसिस संभालने आते हैं इसलिए कर रहा हूँ, किस्मत से तो नहीं चल रहा कंपनी। करेक्ट। लेकिन फिर भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि यार इन्वेस्टर ने जब पैसा दे दिया तो क्या बंदा अमर हो गया? उसके बाद उसका हाथ पैर नहीं टूट सकता, उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उससे कोई और डिसऑर्डर नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर तो ये जो उसने छोटी सोच थी ना उस बंदे की, उस चक्कर में जो है ना मेरे को बहुत मतलब वो था कि अब नहीं यार, अब मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, उतना बड़ा बना देंगे कि सामने से आगे बंदा बोले जी मुझे आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। जिस दिन वो दिन आ गया मैं खुश हूँ। दोबारा आया उसका फ़ोन? उसका तो नहीं आया, और आएगा भी तो चलो, उसका तो नहीं, मतलब मुझे उससे कोई लिंक रखना है इन लाइफ में अपनी कभी। अच्छा। ठीक है, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोले, बस मैं इतना चाहता हूँ। क्या मोटिवेशन क्या था टू कीप गोइंग? मतलब उसने एक्सक्यूज जो दिया था ना यार, वो मेरे को छल्ली कर गया था। मतलब आज भी मेरे को ना याद आके ना बड़ा अंदर से ना वो होता है, खून सा खोलता है मेरा, कि क्या एक्सक्यूज है ये, नहीं देना पैसा, मना करता साफ साफ कि जी नहीं दे सकता, मैं किसी और को दे दिया, फंड नहीं है, आगे से फंड रेजिंग नहीं हो रही, कैश क्रंच है, मनी, कुछ भी बोलता यार, कुछ भी बोलता। उसका जो बिहेवियर था ना कि आओ बैठो 2 मिनट बात करो, चल भाई निकल बाहर, भाई पैसा तेरे पास है अपने घर पे रख, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा तू किसी चीज़ का, तू मुझे पैसा दे रहा था ताकि तेरी भी पैसा डबल ट्रिपल हो, मेरे को मुफ्त वो तो ऐसे एनजीओ की तरह तो दे नहीं रहा था ना कि जी रखो आपका हुआ, तो एहसान किस बात का। तो एक बात बताओ, जैसे ये सब हुआ, उसके बाद आपका कोई बिजनेस को लेके पर्सपेक्टिव बदला, या आपने कोई डिफरेंट अप्रोच चूज किया हुआ? एग्रेशन बहुत बढ़ गया मेरा उसके बाद, जो है ना काम करने का जील और ज़्यादा बढ़ गई। एग्रेशन किस सेंस में? काम करने की जील, मतलब थोड़ा डिफाइन कर सकते हो कि डिफाइन ये है कि भाई पहले क्या करता था और सब उसके बाद क्या करने लगा? मैंने अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को और बढ़ा दिया। ओके। मेरे पास जितना पैसा है मैं सारा लगा दूंगा। लोग इन्वेस्टर का पैसा उठा के आर्या पार की गेम खेलते हैं ना, मैंने अपने पैसों पे आर्या पार की गेम खेल दी कि जितना सारा लगा दूंगा, बचेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बचेगा तो बहुत बढ़िया। आज की डेट में 6 करोड़ रुपए पर मंथ की आप सेल कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, टारगेट से बहुत दूर हूँ मैं अभी। टारगेट से बहुत दूर हूँ मतलब आपका अभी भी सक्सेस का डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ है? लाइक आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? कब रुकोगे? मेरे को ना पैसे पे कोई बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। मैं आज भी बिजनेस करने के बावजूद भी घर पे पापा से पॉकेट मनी लेता हूँ और उसी से अपना खर्चा चलाता हूँ। मतलब ओके ठीक है, ये मेक सेंस। ठीक है, हाँ। आज भी पापा से पॉकेट में लेता हूँ, उसी पॉकेट में से अपना खर्चा चलाता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं जो भी करूँगा उस पैसे से ही करूँगा ताकि मैं अपनी कंट्रोल में रहूँ, मुझे पैसे का मोह नहीं पालना। ठीक है, लेकिन मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मार्केट में अपनी इमेज बनानी है कि हाँ जी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी जिसमें बंदे को पैसा बिना पैसा ज़्यादा लगाए, अगर डिसेबिलिटी भी है तो भी
दुनिया की सपोर्ट के साथ और दुनिया के प्यार के साथ ये बंदा आगे बढ़ा और इसने कंपनी बड़ी बना ली। मुझे बस ये प्रूफ करना है मार्केट में और कुछ नहीं करना। उसके अलावा आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आपको कब ऐसा लगा कि हाँ जो करना था इसके अलावा कर लिया, अब बस मैं रिटायर हो सकता हूँ? कि रिटायरमेंट का भी कोई वो नहीं है? रिटायरमेंट अभी कहाँ है यार, अभी तो कुछ तो सोचा होगा कि 1/4 लाइफ जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरे को लग्जरी कार लेनी हो, मेरे को शायद ज़रूरत ना हो, बट हर की डेफिनेशन अलग होती है। किसी की होगी यार मैं रोल्स रॉयस ले लेता हूँ, उस दिन हाँ मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा। बट आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस? सर एक बात को बता दूँ, आज आप बोल रहे हो, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आप रुक नहीं पाओगे। क्योंकि एक बात बताता हूँ मैं, एक साइकिल है यार, साइकिल वाला सोचता है बाइक को, बाइक वाला सोचता है छोटी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी वाला सोचता है बड़ी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी वाला सोचता है लग्जरी कार विद शॉफर विद समथिंग हो, वो वाला सोचता है ऊपर देख के हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है प्राइवेट जेट वालों को देख के प्राइवेट जेट हो, जेट वाला देखता है कि काश यार मैं ऐसा कुछ कर दूं कि दुनिया में सिर्फ मेरा ही नाम हो। जिसका नाम है दुनिया में वो सोचता है कि काश मैं साइकिल वाला होता है ताकि मेरे को दुनिया इतनी नज़रों से देख ही नहीं रही होती। ये तो साइकिल है। पूरी साइकिल है, right? पूरी साइकिल है सर। आप इसमें ही नहीं सोचते कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा। जिस दिन आप उस पोजीशन पे हो गए ना और आप रुक गए, उस दिन फ़ोन करके मुझे बोल देना भाई मैं रुक गया। मैं उस दिन मान जाऊंगा कि हाँ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, कोई साइकिल है, क्यों हर बंदा सोचता है कि और पैसा कमाऊं, सैलरी बढ़ाऊं, कंपनी चेंज करूं, ग्रोथ मिल जाए, हर बिजनेस में सोचता और प्रॉफिट बनाऊं। मैंने तो नहीं देखा कोई बंदा स्टॉप होगा कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड। कोई सेटिस्फाइड आदमी तब होता है जब उसकी कैपेबिलिटी से आउट हो जाता है वो, भाई मैं फिजिकली इससे ऊपर नहीं कर सकता, मैं आउट हूँ। यार मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं इससे ऊपर काम नहीं कर सकता, मैं आउट हूँ। यार मुझे अपने बच्चों को टाइम देना है, मैं उससे कुछ आउट हूँ। मैं वहाँ आप अपने आप को दूर कर रहे हो, आपका दिल सेटिस्फाई नहीं है। वो दिल सेटिस्फाई कब होगा? मैंने किसी का सर सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं देखा, देखा नहीं है। मैंने नहीं देखा किसी का। ज़रूर होगा, किसी ना किसी का ज़रूर होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैंने किसी का नहीं देखा। अच्छा एक चीज़ ऐसी हो जब आप सोचते हो पास्ट को लेके कि ये चीज़ शायद ऐसे करता तो बढ़िया रहता, या ये चीज़ ना करता तो सही रहता? सर एक बात बताओ, एक्सपीरियंस का नाम सुना है? बिल्कुल। वो कैसे आएगा? जब तक 10 गलतियाँ नहीं करूँगा तो कैसे समझूंगा कि सही स्टेप क्या है? नहीं, बट मैं एक्चुअली उसको पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि जब आपने स्टार्टअप किया ना तो कुछ ऐसी चीज़ें सीख मिली होगी जो आपको आज एक्सपीरियंस्ड बना जिससे आप बोल सकते हो कि हाँ मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो कोई बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है इस टाइम पे, उसके लिए कोई ऐसी सीख जो स्टार्टअप करने के लिए वो ना करे ऐसा, और ऐसी चीज़ जो उसको ज़रूर करनी चाहिए, ऐसी कोई भी एक चीज़ बता स्टार्टअप दो। करने में एक चीज़ जो ना करे ना आदमी, मैं मानता हूँ एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है कि यार वो कुत्तों को साइड कर दो। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं ना, वो कुत्तों को साइड कर दो। क्योंकि भैया दुनिया बहुत बोलेगी, दुनिया बहुत बोलेगी, बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने। मतलब मुझे बोला है क्या करता है, द नेचुरल वॉश एक ब्रांड है जी, क्या बेचता है, साबुन, साबुन वाला है। भैया हूँ साबुन वाला। आज वही सोचते हैं काश हमने साबुन बेची होती। तो इसलिए महीने में 6 करोड़ रुपए में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ साइड कर दो उनको यार। मतलब स्टार्टअप की जर्नी में ना बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। और जब तक तुम धोखों से सीखोगे नहीं तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा। लेकिन धोखों से भागो मत। धोखे मिल रहे हैं, खाओ, उनसे लड़ो और खड़े रहो। ना गिरना है, ना भागना है, और ना आंखें बंद करनी है। और ऐसी कोई चीज़ जो उनको ज़रूर करनी चाहिए? जो ज़रूर करनी चाहिए ना वो सिर्फ एक चीज़ है कि मेहनत। लोग पता है क्या सोचते हैं, स्टार्टअप में बहुत कॉमन कीड़ा है लोगों के मन में, पता है, बहुत अच्छा वो कीड़ा है ये, जो कि नहीं होना चाहिए। आज मैं सोचता कि भाई मैंने तो आइडिया बना दिया, अभी अपने आप चल जाएगा। यार उसका चल गया, मेरा क्यों नहीं चल रहा? लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं। सच बात है। ठीक है यार, उसने तो ये उसका पॉडकास्ट चल गया, मेरा नहीं चल रहा। अरे भाई उसके पॉडकास्ट में क्या तुझे क्या पता है वो क्या क्या मेहनत कर रहा है? वो अपनी एडिटिंग, उसकी एडिटिंग तेरे से फार बेटर होगी, तू क्यों नहीं कर रहा है वैसी? वो दिन के 50 शूट कर रहा है, तू 2 करके सोच रहा है कि चलो बहुत हो गया। मैं ऐसा नहीं है जी। कंपैरिजन मत करो, गिव अप मत करो, भागो मत, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो बस। मैं नहीं जानता कि स्टार्टअप में मेहनत के अलावा कोई आदमी कुछ कर सकता और वो फिर भी
मतलब बिना मेहनत करे सक्सेसफुल बन गया तो उसकी किस्मत है जी। और किस्मत वाले भी होते ही हैं, ऐसा नहीं है किस्मत वाले नहीं है, बहुत लोग किस्मत वाले भी हैं। लेकिन मैं नेवर गिव अप के एटीट्यूड के जो लोग हैं ना, वो स्टार्टअप में दुनिया के राजा बनते हैं हमेशा। वेल आज का पॉडकास्ट हम लोग यही ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू अक्षित फॉर कमिंग टू अवर प्राइजेस। यार मतलब थैंक यू, आपने बुलाया, आपने ऐसे अपॉर्चुनिटी दिया, आपको लगा कि हाँ आई एम वर्दी टू कम हियर। नहीं ऐसी कोई Thanks a बात lot. नहीं है यार, आपने इतना ब्रांड खड़ा किया है तो आपकी स्टोरी सबके पास तक जानी चाहिए। यह प्राइजेस का मोटिव है। आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए हो तो हम लोग ऐसी ही स्टोरीज कवर करते हैं जो एक्सेप्शनली गुड होती है एंड कुछ सक्सेस स्टोरी होती है, तो हम लोग ज़रूर शेयर करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। डेफिनेटली। थैंक यू अक्षित अगेन फॉर कमिंग टू अवर प्राइजेस। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।